अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुनैद अली गोंदल आप सबके सामने हाजिर हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन एंड डाइटरी पैटर्न। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट नंबर 5 है। जीबीएसएन सेकंड सेमेस्टर का ये टॉपिक है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे कुछ कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके सामने मौजूद हैं, जो कि क्यूरिकुलम से लिए गए हैं। कुछ जनरल चीजें आपसे शेयर करता चलूँ इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले, कि जैसे कोई भी गाड़ी है, मशीन है, उसको जो है सरवाइव होने के लिए, चलने के लिए जो है फ्यूल की जरूरत होती है। इसी तरह हमारी बॉडी को भी जो है जिंदा रहने के लिए जो है फ्यूल, यानी जिसे हम फूड कह सकते हैं, और मेंटेनेंस, यानी कि मेंटेनेंस का मतलब ये है कि उसके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, उन बॉडी पार्ट्स की जो मेंटेनेंस है, यानी उसके स्क्रूज हैं, उसके टायर की रिप्लेसमेंट है, उसके बॉडी कलर के ऊपर क्लीनिंग है, वॉशिंग है, डेंट पेंट, मतलब मेंटेनेंस कहते हैं इसे। तो हमारी बॉडी को भी फ्यूल की सूरत में फूड और मेंटेनेंस की सूरत में एक्टिविटी, एक्सरसाइज और मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए होती है। अब इन तमाम चीज़ों को जो है हासिल करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑब्वियसली एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें फूड हमारी बॉडी के पास हो और हमारी बॉडी की बाकी मेंटेनेंस भी एक्टिविटीज चलती रहें। तो आज इसी इन्हीं चीज़ों को हम ऑन बोर्ड लेकर चलेंगे। अगर बात करें डाइटरी पैटर्न की या डाइट की, तो डाइटरी पैटर्न का मतलब ये होता है कि ऐसी पिक्चर खुराक की और न्यूट्रिएंट्स की जो हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम का मतलब है लेते हैं, खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेस यानी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और जिस्म को प्रोग्रेस करने के लिए। किसको? ह्यूमन बींग्स के, यानी इंसानों के जिस्म को प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो हम जो फूड है या न्यूट्रिएंट्स हैं उसका जो इस्तेमाल करते हैं, उसको हम नाम देते हैं न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? बायोकेमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि फूड से लिए जाते हैं और ये क्या होते हैं, फिर सिंथेसाइज होते हैं, यानी टूटते हैं, और टूटने के बाद इनमें फिर वो पूरा एक सिस्टम है मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का, और फिर उनसे जो है मतलब एनर्जी और एटीपी, एडीपी जो है डिवाइड होती है। यानी न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीजें क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिशन क्या है? ये फूड की एक ब्रांच कह लें या साइंस कह लें, कि जो क्या करती है, प्रोसेस सब्सटेंस ऑफ सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसमें हमारी बॉडी को क्या किया जाए, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किया जाए। आपने न्यूट्रिशन के जो हमने स्टडी किया होगा, न्यूट्रिशन का यूनिट नंबर 1, तो उसमें भी ये चीज देखी होगी कि जो है इंजेस्शन, कंजम्पशन, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज, ये तमाम चीजें क्या कहलाती हैं? न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन, उसकी कंजम्पशन, उसकी यूटिलाइजेशन, वो तमाम चीजें न्यूट्रिशन के अंदर आती हैं। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि इसकी जो है पूरा प्रोसेस और फिर बॉडी को इसकी सप्लाई, तो ये क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन कहलाती है। अब डाइट क्या है? डाइट क्या है? ये फूड का सम है, यानी फूड के अंदर उन तमाम चीजों का प्लस होना है जो कि आप डेली लिविंग में कंज्यूम करते हैं, ईट करते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो भी खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो रोटी की सूरत में हो, उसके साथ आप क्या करते हैं? रोटी के साथ ऑब्वियसली आप कोई ना कोई करी या कोई भी ऐसी चीज जिसमें क्या हो, आपकी जो लॉफ है, ब्रेड है, वो इजीली आप इंजेस्ट कर सकें, इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। तो उन कंटेंट्स के सम को नाम दिया जाता है डाइट का। हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की ये क्लासिफिकेशन है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिशन के टॉपिक में हम पढ़ चुके थे, दोबारा पढ़ लेते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो है, ये हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर्स आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है 4 कैलोरीज पर ग्राम, यानी 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरीज इसके अंदर मौजूद होती हैं। प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज 1 ग्राम में होती है, और फैट के अंदर जो है 9 कैलोरीज जो है पर ग्राम मौजूद होती हैं। अब हम बात करते हैं उन तमाम यानी न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो एलिमेंट्स की मौजूदगी है उनकी बात करते हैं। तो हम अगर बात करें एलिमेंट्स की मौजूदगी, तो एलिमेंट्स जो है हमारे पास बेसिकली मेजर जो एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। और इसके अंदर एक एडिशनल जो है जो मिनरल्स होता है, जो कि खुद एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, कंपाउंड है, और उसको हम जो है उसके अंदर सिर्फ मिनरल्स ही मौजूद होते हैं। अब देखा जाए तो मिनरल्स के अंदर कौन कौन से जो है एलिमेंट्स होते हैं? मिनरल्स के अंदर मिनरल इटसेल्फ होता है,
वाटर की बात की जाए तो वाटर का हमें पता है कि वाटर क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसी तरह बाकी न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो बाकी तो हम बात कर रहे थे बेटा कि मिनरल्स के अंदर जो है मिनरल्स बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद होता है। इसी तरह हम बात करेंगे लिपिड की तो उसमें भी कार्बोहाइड्रोक्सिलिक चेन होती है। प्रोटीन की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन ऐड होता है। और विटामिन की बात करें तो विटामिन में हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो कहने की बात यह है कि जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसमें मेजर क्या चीजें हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी ये तीन मेजर चीजें हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर मौजूद होती हैं। कुछ हद तक प्रोटीन में नाइट्रोजन और मिनरल्स के अंदर मिनरल बाय इटसेल्फ मौजूद होता है। अब एक चीज है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि ये वो अमाउंट है, ये वो राइट अमाउंट है न्यूट्रिएंट्स की जो कि कोई भी बंदा अपने एक टाइम के अंदर यूज करता है, जो कि उसने एक शेड्यूल की होती है, ताकि क्या हो उसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, एक्टिविटी है, उसकी जो रूटीन टास्क है वो प्रॉपरली परफॉर्म हो सके। आप अपने आप को ले लें तो हर इंडिविजुअल की जो डाइट है वो ऑप्टिमम डाइट डिफरेंट है। कोई जो है एक ब्रेड इनटेक करके जो है एनफ उसके लिए है, किसी के लिए जो है 2 लॉफ या 2 ब्रेड भी ना काफी हैं, और कोई जो है दिन में 2 दफा खाना खाता है, 3 दफा खाना खाता है। तो अब की क्या है, हर बंदे की नीड डिफरेंट है। जिस तरह कार की बात की तो कार का फ्यूल, और इसी तरह बड़े जो ट्रेलर है या टैंकर है उसका फ्यूल कंजम्पशन में फर्क होगा। इसी तरह हर बॉडी के अंदर जो मशीन है उसके अंदर भी जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफर हो सकती है। ये न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर्स, ये पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट हमने पूरा एक यूनिट पढ़ा था, इसको मैं गो थ्रू नहीं करूंगा। इसमें सिंपल और कम्प्लेक्स इसकी जो है टाइप्स दी गई हैं। ये सिंपल भी देख लीजिएगा, पॉपकॉर्न्स, कैंडी, स्वीट्स, फ्रूट्स, ये सिंपल में होता है। और कम्प्लेक्स में पास्ता, राइस, ब्रेड्स, पोटैटोज, चेन ऑफ ग्लूकोज एंड मॉलिक्यूल्स, दीज ऑल थिंग्स। प्रोटीन की बात करें, ये भी इंशाल्लाह हम जो न्यूट्रिशन है इसमें हम पढ़ेंगे। बट हम इतना जरूर जहन में रखें, जैसे कि ये पिक्चर हमारे पास है, तो हम ये जो जरूर जहन में रखें कि जब भी हमारे पास बात आए तो हम ये जरूर कह सकते हैं कार्बन इज अ कार्बोहाइड्रेट इज अ कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन। इसी तरह लिपिड की बात करें तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन है। और ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी ये तमाम चीजें ऑर्गेनिक है। और ये क्या है, मिनरल्स, वाटर इनऑर्गेनिक है। इसमें प्रोटीन की बात आएगी तो प्रोटीन में हम ये ऐड कर सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये क्या हो गया, आपके पास इन तमाम चीजों की अगर शॉर्ट सी डेफिनेशन लिखनी पड़े तो आप लिख सकते हो कि कार्बन, हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन जो हैं ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इसके अंदर मैक्सिमम जो कंपोजिशन है वो कार्बन की है, हाइड्रोजन की है, ऑक्सीजन की है, एक्सेप्ट प्रोटीन, इसमें न्यूट्रिशन नाइट्रोजन ऐड होता है। तो ये आप क्या है एक इजीली डेफिनेशन बना सकते हैं। तो प्रोटीन को भी अगर मैं इसी तरह कहूं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और ये कंपोज करता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। टाइप्स हैं, सोर्सेज हैं, एनिमल्स से लिया जाता है प्रोटीन, वेजिटेबल से लिया जाता है, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या है, बेसिक यूनिट्स हैं प्रोटीन की। यानी कि जब बहुत सी प्रोटीन्स मिलती हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सॉरी बहुत से अमाइनो एसिड्स जब ज्वाइंट होते हैं, टुगेदर होते हैं, लिंक करते हैं, जैसे ये अमाइनो एसिड्स का बता रहे हैं 1 2 3 4, तो ये क्या बना है, प्रोटीन बना है। डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलेंगे, जुड़ेंगे तो प्रोटीन बनेगा। अब ये क्या वाटर है, हमने कहा वाटर और मिनरल्स क्या है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और वाटर की कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 60% जो है वाटर होता है। और हमारी बॉडी के अंदर जो कंपोनेंट्स है ब्लड का, उसमें भी वाटर की मौजूदगी होती है, प्लाज्मा भी होती है। और ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। हमारी जो डाइजेशन है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिपिड की बात करें तो लिपिड क्या है, फैट है। और ये भी क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की कंपोजिशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और जो है ये क्या है, रिच एनर्जी मॉलिक्यूल है। हमने जैसे बात की रिच एनर्जी मॉलिक्यूल का, एक वर्ड हमने यहाँ पर सुना। देखिए रिच एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्यों है,
कि हमने देखा यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट के 4 कैलोरीज है पर ग्राम में, प्रोटीन की 4 कैलोरीज है, लेकिन फैट की 9 कैलोरीज पर ग्राम है। अब 9 कैलोरीज इनसे डबल भी है, मतलब 8 से भी ज्यादा है। तो इसीलिए इसको फैट को कहा गया कि ये क्या है, रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कह लें या एनर्जी कह लें, कि मेजर सोर्स है हमारे पास, रिच सोर्स है किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी की। विटामिन की बात करें तो विटामिन डिफरेंट हमारे पास दो मेजर इसको क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जाता है, सॉल्युबल विटामिन एंड इनसॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल या जैसे हम कहते हैं कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल की बात करें तो एडीई के फैट सॉल्युबल होते हैं, और वाटर सॉल्युबल की बात करें तो विटामिन बी एंड ग्रुप सी जो विटामिन का है वो वाटर सॉल्युबल है। सॉल्युबल की बात करें तो सॉल्युबल का मतलब ये है कि पानी में हल हो जाने वाला, जज्ब हो जाने वाला। और फैट सॉल्युबल की बात करें तो ऐसे कंपोनेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो कि चिकनाई के अंदर भी क्या हो सके, डिवॉल्व हो सके, उनको फैट सॉल्युबल कहा जाता है। विटामिन आर एसेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ, नॉर्मल सेल फंक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जाहिर सी बात है, बेसिक नीड है बॉडी की, जो क्या है ताकि बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल किया जा सके। इसकी बात करें तो ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करवाता है सेल्स के अंदर, एंड मोस्ट विटामिन आर मेड इन सो कॉल्ड, दे आर इंजेस्टेड इन द फूड एंड वी ईट। और फूड ये क्या करता है बेसिकली, ज्यादातर विटामिन जो हैं ऐसे सेल से बने होते हैं जो कि डाइजेस्ट हो जाते हैं, इंजेस्ट हो जाते हैं फूड के अंदर। और वो फूड कौन सी होती है, वो फूड होती है जिसको हम ईट करते हैं, डेली न्यूट्रिशन में इस्तेमाल करते हैं। हमने दो टाइप्स देख ली ऑलरेडी, फैट सॉल्युबल है और वाटर सॉल्युबल है। एडीई के फैट सॉल्युबल है, विटामिन बी एंड सी जो ग्रुप है वो वाटर सॉल्युबल है। मिनरल्स की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और नियोन, निकन, सल्फर, जितने भी हमारे पास एटम्स हैं वो तमाम चीजें जो हैं, वो तमाम एटम्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, एटॉमिक, जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल है तो वो तमाम एटम्स क्या कहलाते हैं हमारे पास, मिनरल्स कहलाते हैं। अब ये एटम्स आपस में मिलते हैं, देखो हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की, तो ये मिले तो इन्होंने क्या किया, एक जो है आपके पास प्रोटीन बनाया, और इसी तरह जो है कार्बोहाइड्रेट बनाया, विटामिन बनाया। अब इन्हीं की कंपोजिशन से वो तमाम चीजें मिलती हैं, तमाम चीजें बनती हैं। आपकी जो भी बॉडी है, बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो सेल, सेल के अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन, हम जैसे पढ़ते हैं ना सेल अंदर, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इर्द क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो केमिकल का है, तो वो क्या है बेसिकली, वो एक बेसिक यूनिट है और वो एक एटम है। और एटम के बाद डिफरेंट एटम मिलते हैं, बहुत से एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और बहुत सारी मल्टीपल कम्प्लेक्स बनते हैं। इसी तरह बायोलॉजी के अंदर आए तो सेल है, सेल के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग क्या होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं। तो वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं। अब वो बहुत सारे जब सेल मिलते हैं, यानी पीछे हमने जो एटम केमिस्ट्री में देखा था, केमिस्ट्री ने एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड बनाया, तो इसी तरह बायोलॉजी के अंदर क्या हुआ, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम से बॉडी, तो ये तमाम चीजें इसी तरह कन्वर्ट होती हैं। तो ये मिनरल्स क्या करते हैं, बेसिक यूनिट बनाते हैं और उसको जो है फर्दर कन्वर्ट करते हैं। ये आपके पास एक डेली रूटीन या टास्क है, डेली फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। वेजिटेबल, ये तमाम चीजें क्या है आपकी डाइटरी पैटर्न में आती हैं। और मतलब अब ये कहना क्या चाह रहा है कि डेली हमें ये चीजें लेनी चाहिए। अब डेली क्या चीजें लेनी चाहिए, आपको नजर आ रहा है कि चीज, या जिसे हम योगर्ट, दही वगैरह कहते हैं, अच्छा ऑलिव ऑयल्स, इसी तरह बीन्स, लोबिया, ये वगैरह वगैरह दालें, सब्जियां, फ्रूट्स, और इसी तरह ये पोटैटो है, ये मुझे नहीं लग रहा क्या है, ग्रेन्स, अनाज, ठीक है। और बाकी चीजें ये मतलब बीफ या मीट है। तो मतलब ये कह रहा है कि डेली हमें ये चीजें ले सकते हैं। और अगर ये क्या है, ये एक वो साइकिल बता रहा है, एक स्केच बता रहा है कि जिसको फॉलो करके हम एक हेल्दी डाइट या हेल्दी लाइफ या जो है प्रॉपर डाइट ले सकते हैं। फिर इसी तरह वो कह रहा है वीक में कम से कम जो है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री में क्या है, चिकन है मोस्ट प्रोबेबली, और इसी तरह फिश है, एग है, स्वीट्स है, ये हमें कम से कम वीक में एक दफा ये चीजें लेनी चाहिए। और मंथ में कम से कम जो है एक दफा मीट जो है वो लाजमी लेना चाहिए। ये एक बता रहे कि हेल्दी या जो है एक्टिविटी या हेल्दी पैटर्न जो है, जो रूटीन का, वो क्या होना चाहिए।
और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो बात कर रहा है जो यहाँ पर सबसे नीचे लिखी हुई है, दैट इज द डेली फिजिकल एक्टिविटी। इसके बगैर तो आप एक्टिविटी के बगैर तो अपनी प्रॉपर लाइफ को गुजार ही नहीं सकते। और यहाँ पर जो मेजर चीज लिखी है वाटर की इंजेक्शन की, द मिनिमम इनटेक ऑफ द वाटर इज ऑलमोस्ट 6 glasses पर डे बट नॉट लेस देन दैट। ठीक है जी, ये वो मेथड बता रहा है कि डाइजेशन किस तरह होती है। माउथ के जरिए से कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स ये सारे जाते हैं। और ये अब देखें, ये कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि ये सैकराइड्स में डिवाइड होते हैं। हमने कहा था कि मोनोसैकराइड है, डिसैकराइड है, पॉलीसैकराइड है। तो मतलब ये कार्बोहाइड्रेट जब डिवाइड हुए, ये सैकराइड्स में हुए, पॉलीसैकराइड में, पॉलीसैकराइड जो है स्टमक में गई, इंटेस्टाइन में गई। अच्छा, ये इंटेस्टाइन और स्टमक में जाने के बाद अब ये हमारे पैंक्रियाज में जो है स्टोर होना शुरू हो गई। और पैंक्रियाज से फिर ये क्या है, हमारी जो फर्दर ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर जो है मोनोसैकराइड में जो है मतलब चली गई। और मोनोसैकराइड में जब ये गई, तो मोनोसैकराइड में जब ये गई तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगी, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये ग्लूकोज की सूरत में, शुगर की सूरत में, यानी मोनोसैकराइड की सूरत में इस्तेमाल होगी। अब ये देखें, पॉलीसैकराइड थी, यानी 2 या 2 से ज्यादा जो है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स थे। अब ये 2 या 2 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट स्टमक में गए, इंटेस्टाइन में गए, यानी मेटाबोलाइज हुए। मेटाबॉलिज्म के बाद जब पैंक्रियाज में आए तो उसके साथ अमाइलेज एक जो है एंजाइम है, जिसे हम आमतौर पर जैसे हमारे स्टमक के अंदर डिफरेंट यूसेस होते हैं, तो वो रिएक्शन के बाद हमारी जो पॉलीसैकराइड है वो मोनोसैकराइड में, यानी ग्लूकोज में, शुगर जिसे हम आम कहते हैं, उसमें डिवाइड हुई। और वही शुगर जो हमारे ब्लड में गई और ब्लड में यूटिलाइज हुई। ये वही प्रोसेस है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन का जो मैं पीछे बात बता चुका हूँ कि माउथ के जरिए, सलाइवरी ग्लैंड के जरिए, अमाइलेज के जरिए कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से पॉलीसैकराइड में, फिर पॉलीसैकराइड से फर्दर डिवाइड होता है मोनोसैकराइड में, मोनोसैकराइड से फर्दर ये जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर और पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल कर जाता है। इसी तरह जो है ये वही चीज बता रहा है कि जो भी डाइजेशन होती है वो हमारे स्टमक में जाती है। स्टमक से जो है पेप्सिनोजीन, यानी जो है स्टमक के अंदर जो डिफरेंट जूसेस हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस है, HCl है, लाइपेज है, पेप्सिन है। पेप्सी जो निकला है वो बेसिकली पेप्सिन से ही निकला है कि पेप्सी क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता था, तो इसलिए इसको पेप्सिनोजीन या पेप्सिन का नाम दिया गया। फिर ये डिफरेंट एंजाइम्स के साथ मिलते मिलते अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर वो अमाइनो एसिड क्या होता है, एब्जॉर्ब टू द ब्लड कैपिलरीज, फिर वो ब्लड कैपिलरीज में जाता है और वो एब्जॉर्ब होता है। अब अमाइनो एसिड क्या था, मोनोसैकराइड बेसिकली क्या है, अमाइनो एसिड है। इसी तरह एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट क्या है, फैट भी फिर हम क्या करते हैं कि फैट इज द मेनली डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा जी, अब बात की जाए डाइजेशन की, तो हमारे पास जो है जब कोई भी कंटेंट जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वो एब्जॉर्प्शन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी जो है 3 मेजर पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जुजिनम एंड इलियम। अब बात की जाए तो इन्हीं पार्ट्स में जो है एब्जॉर्प्शन होती है, रीएब्जॉर्प्शन होती है। फिर यही जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पर फिर रीएब्जॉर्प्शन होती है। यानी कि हमारी जो फूड कंटेंट है वो डिफरेंट पॉइंट्स पर जाकर, डिफरेंट एरियाज में जाकर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये एब्जॉर्प्शन इजंट मीन कि वहां स्टमक की बात की जा रही है तो सिर्फ स्टमक में ही होगा। ये एब्जॉर्प्शन जो है आपके डिफरेंट एरियाज के अंदर या डिफरेंट जो है बॉडी के उसमें मैकेनिज्म में होता रहता है। और इसी वजह से जो है एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट लिया जाता है। अच्छा, वो कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां पर डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए। अब हार्मोन प्रोड्यूस होने के बाद क्या हुआ, जो फैट है वो डिवाइड होगा, मेटाबोलाइज होगा, और जो है पैंक्रियाज से जो है जो लाइपेज रिलीज होगा, जो पैंक्रियाज से रिलीज होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज, और बाइल जो है बाइल डक्ट से जो निकलता है और लिवर से जो निकलता है, वो क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि एब्जॉर्प्शन करेगा फैट की, और सॉरी डिवीजन करेगा फैट की। अब किस में करेगा, फैट की डिवीजन करेगा इनटू द फैटी एसिड, यानी कि फैट की जो फर्दर यूनिट है वो क्या है, फैटी एसिड है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ फैट, a triglyceride result in 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। वो कह रहा है कि जब एक फैट मॉलिक्यूल जो है डिवाइड होगा, डाइजेस्ट होगा, तो उससे जो है ट्राइग्लाइसराइड यानी 3 जो है फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, एंड 1 ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल, और एक जो है ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल जो है जो 3 फैटी एसिड की कॉम्बिनेशन होती है वो प्रोड्यूस होता है। तो समझ में ये आई
कि पीछे हमने जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात की कि वो डिवाइड होते हैं अमाइनो एसिड में, यहाँ पर हमें पता चला कि फैट डिवाइड हो रहा है हमारे पास फैटी एसिड में। तो समझ में आई कि बहुत सी फैटी एसिड जब मिलती हैं तो फैट बनता है, और फैट जब टूटता है तो उसके टूटने से फैटी एसिड बनता है। और जब एक कंपाउंड जो है सॉरी मॉलिक्यूल टूटता है तो 3 फैटी एसिड और इसके साथ 1 ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट होता है। अब बात करें जनरल फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट की, तो न्यूट्रिएंट्स का जनरल काम क्या होता है, यानी न्यूट्रिएंट्स क्यों हमारे लिए जरूरी होती हैं। हमें सिंपल में सब पीछे हमने बात की कि फ्यूल की यानी फूड की काम करता है, कि इसके बगैर जो हमारी बॉडी को एनर्जी या जो है स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती। वाटर प्रोवाइड करने के लिए, फ्यूल पूरी बॉडी को प्रोवाइड करने के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स। अच्छा, बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ पर ये है, हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन क्या मसल्स बिल्डर है। आप देखते हैं सुनते हैं जो भी बिल्डिंग बॉडी बिल्डर्स होते हैं तो वो कहते हैं कि ये प्रोटीन डाइट ले। प्रोटीन डाइट लेने से क्या होता है, उनकी मसल्स बिल्ड होती हैं। तो ये क्या है, प्रोटीन की अगर बात करें तो मसल्स बिल्ड कर रहा है। अच्छा, प्रोवाइड मेटाबॉलिक रेगुलेशन, और ये क्या करता है, जब किसी भी बड़े ह्यूज मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करता है तो उसमें मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म के बाद वहां से कैलोरीज या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर इस्तेमाल होती है। अच्छा, इस न्यूट्रिशन से हमारी डाइटरी पैटर्न पे क्या होता है इफेक्ट। आप खुद इमेजिन करें, आपको भूख लगी हुई है तो किसी के सर में दर्द शुरू होना स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, किसी को पेट में जो है मरोड़ आना शुरू हो जाता है, किसी की जो है स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाती है, किसी की जो है बॉवल पैटर्न डिस्टर्ब हो जाती है, किसी की जो है मतलब डेली एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है कि मैंने नाश्ता नहीं किया, मैंने खाना नहीं खाया। तो ये बहुत सी चीजों पे आपकी मतलब हर चीज पे इम्पैक्ट होता है, आपकी डाइट का, न्यूट्रिएंट्स का, आपकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा, ज्यादा इंटेक करने से आप ओबेसिटी में के अंदर आज जा सकते हैं, यानी मोटापा हो सकता है। अच्छा, कम खाने से अंडरवेट हो सकते हैं, यानी आपका वजन कम हो सकता है। अच्छा, कम खाने से या मेटाबॉलिज्म सही से ना होने से आपकी एनर्जी कम हो जाती है, वीकनेस आपको फील होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, अब अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छी होगी तो वोन हील भी अच्छे से होगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो फैक्टर 11 है जो कि वोंड हीलिंग का काम करता है, तो वो फैक्टर 11 क्या है, बेसिकली प्रोटीन है। अब प्रोटीन नहीं होगा तो वो जख्म भी प्रॉपरली फिलअप नहीं होगा। जीआईटी प्रॉब्लम्स, मैंने जैसे पहले कहा कि खाना ज्यादा खाने से और खाना कम खाने से, दोनों से जो है आपका इंटेस्टाइनल जो है एक्टिविटी है वो मतलब लीड कर सकता है प्रॉब्लम को, इश्यू को। तो ये सारी चीजें ऐसी थी कि जो कि जर्नल हमारे पास जो है क्या कह सकते हैं, मतलब इनकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो भी सकता है। मतलब जैसे ज्यादा खाया तो मोटापा, कम खाया तो क्या कह सकते हैं, मतलब लो बर्थ वेट, जिसे हमने पीछे बात की कि अंडर वेट। अब कुछ डिजीजेज हैं जो बीमारी की वजह से हो सकते हैं, जैसे हम बात करें क्वाशर करके एक डिजीज है, तो ये क्या है, ये सीवियर माल न्यूट्रिशन है। मतलब ऐसी डिजीज या ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो, सीवियर मॉल न्यूट्रिशन हो। मॉल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि या तो न्यूट्रिएंट्स की जो है कमी होती है या ज्यादती होती है। ठीक है, माल नरिश का जो वर्ड है, एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। या तो न्यूट्रिएंट्स कम होंगे या न्यूट्रिएंट्स जो है ज्यादा होंगे, तो उनको नाम दिया जाता है क्वाशरकर, यानी ऐसी डिजीज जिसमें आपके न्यूट्रिएंट्स या तो बहुत ज्यादा इंटेक हो या बहुत कम इंटेक हो, तो उसको हम नाम देते हैं क्वाशरकर। अच्छा जी, बात करें मैरेस्मस की, मरासमस भी कहते हैं इसे। तो ये मरासमस जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है कोई भी पर्सन अंडर नरिशमेंट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि इसका वेट जो है वो ग्रेजुअली लो होता जाता है। यानी बात में ये करूं कि ये मरासमस जो है ये अंडर नरिशमेंट है। अंडर नरिशमेंट का मतलब ये कि न्यूट्रिएंट्स इसमें क्या होंगे, कम होंगे। मल नरिश तो है, लेकिन मल नरिश किस में है, मल नरिश का मतलब तो हो गया कि या कमी या ज्यादती। मैरास्मस में क्या होता है, इसमें सिर्फ मल नरिशमेंट होती है डेफिशिएंसी के अंदर। अच्छा जी, विटामिन गालिबन B1 से बेरी बेरी, B12 से एनीमिया, और B16 से गालिबन जो है नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो होती है। और ये एक ऐसा मतलब डिजीज है कि रात को जो है अंधेरा नजर आना या कम नजर आने के जो है ऐसे कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं। एनीमिया या एनीमिया जो है ये डेफिशिएंसी ऑफ HB है, यानी हेमोग्लोबिन, जिसे हम आम अल्फाज में खून की कमी कहते हैं। ये विटामिन की कमी की वजह से ज्यादातर एनीमिया होता है।
और कंजेनिटल डिफेक्ट की बात करें तो कंजेनाइटल का वर्ड ज़हन में रखिएगा। कंजेनाइटल का मतलब ये होता है कि बाय बर्थ, यानी ऐसी कोई भी बीमारी या परेशानी या कोई भी ऐसा डिजीज जो कि पैदाइशी किसी भी बच्चे को हो पैदा होने से पहले, उसको हम नाम देते हैं कंजेनाइटल या कंजेनिटल। तो कंजेनिटल डिफेक्ट्स का मतलब ये कि पैदाइशी जो मामलात हैं उनको हम नाम देते हैं कंजेनिटल। अच्छा जी, बात करते हैं मेरास्मस की। मेरास्मस इज अ फॉर्म ऑफ सीवियर माल न्यूट्रिशन। बात वही आ गई, कैरेक्टराइज्ड बाय द एनर्जी डेफिशिएंसी। अच्छा, माल न्यूट्रिशन सीवियर होगी तो एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि न्यूट्रिशन होगी तो एनर्जी होगी। अ चाइल्ड विद माल न्यूट्रिशन लुक्स एमिसिएटेड, मतलब बहुत ज्यादा थिन नजर आएगा, बहुत ज्यादा कमजोर नजर आएगा। बॉडी वेट इज रिड्यूस लेस देन 60% द नॉर्मल एवरेज बॉडी वेट। मतलब अगर फर्ज करें एक बंदे की वेट जो है एक साल के अंदर एक बच्चे का वेट 5 किलो होना चाहिए, तो मेरास्मस का पेशेंट जो होगा वो 2 साल 2.5 साल सॉरी 1 साल के बच्चे का वेट जो है 5 किलो होना चाहिए, तो उसका 1.5-2 किलो से भी कम होगा या इसके करीब करीब होगा, यानी 60% से भी लेस होगा। क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या है, इट इज अ मोस्ट कॉमन एंड वाइड स्प्रेड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन डेवलपिंग कंट्रीज। इट इज अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन caused by not getting enough protein into your diet। अब ये बात ये कि कम प्रोटीन डाइट में होने की वजह से क्या होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, एडिमा हो जाता है यानी स्वेलिंग हो जाती है, इमिटेबिलिटी यानी इरिटेबिलिटी होती है, एनोरेक्सिया भूख का कम लगना, एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख का कम लगना, अल्सरेशन, अल्सरेशन का मतलब होता है जख्म बन जाना स्किन के ऊपर, एंड डर्माटोसिस का मतलब है डर्मा जो है डर्मल से निकला है, जैसे एपिडर्मस, मेसोडर्म, एंडोडर्म, यानी स्किन की बात कर रहा है। स्किन के ऊपर क्या होंगे, अल्सर बन जाएंगे, रैशेस या जख्म बन जाएंगे, एंड एन इनलार्ज लिवर विद फैटी इनफिल्ट्रेट्स, उसमें जो है लिवर बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, और जो है उसके अंदर फैट जो है आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ऊपर बात की कि ये क्या होगा, एडिमेटस होगा, यानी एडिमा होता जाएगा। एडिमा का मतलब ये है कि सूजता जाएगा, ऐसे लगेगा कि स्वेलिंग हो रही है। इन्फेंट के अंदर न्यूट्रिशनल इश्यू होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो है इन्फेंट का ज्यादातर जो फोकस होता है वो ब्रेस्ट मिल्क पे होता है या काउ मिल्क पे होता है। तो 1 साल तक जो है यही रिकमेंडेशन दी जाती है कि उसको ब्रेस्ट मिल्क पे या काउ मिल्क पे रखा जाए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जो है रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है। और अगर ब्रेस्ट मिल्क में कोई इश्यू है, नहीं दिया जा सकता, तो फिर मजबूरन क्या किया जाए, काउ मिल्क के ऊपर फोकस किया हो सकता है। एक तो ब्रेस्ट मिल्क फ्री कॉस्ट है, मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, और दूसरा ये कि ये नेचुरल इम्यूनाइज्ड है, यानी इसके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ये जीआईटी प्रॉब्लम्स जो है इनमें आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, हेल्पफुल होता है। इसके अंदर मतलब डिफरेंट विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, यानी हर चीज मौजूद होती है। प्रेगनेंसी इज अ स्पेशल टाइम इन अ वुमेन। अब जब कोई भी खातून प्रेग्नेंट हो तो उस वक्त डाइट का क्या कंसर्न है, तो स्पेशल टाइम देना चाहिए खातून को, स्पेशल डाइट देनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन, फाइबर्स, एज वेल एल ग्रीन वेजिटेबल्स, बिकॉज ग्रेट सोर्स ऑफ द बोथ डाइटरी फाइबर एंड आयरन, मीट्स, एग्स, मतलब उनको प्रॉपर एक डाइट देनी चाहिए जो कि उनके जिंदा रहने के लिए, उनकी लाइफ सर्विलेंस के बहुत जरूरी है। एडल्ट के लिए क्या होना चाहिए कि मतलब वो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट या अपनी बॉडी एक्टिविटी एक्सरसाइज के मुताबिक जो है एक नॉर्मल डाइट ले, ताकि जो है वो जितनी एक्टिविटी कर रहा है उसके हिसाब से उसकी बॉडी जो है चलती रहे। ये कुछ न्यूट्रिशनल असेसमेंट है जिसमें हम फिजिकल असेसमेंट, एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा है। एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा की बात करें तो एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा जैसे बच्चे होते हैं छोटे पीड्स में, तो उनका जो है हम स्कल यानी हेड सरकमफेरेंस जो है वो करते हैं मेजर। इसी तरह जो है चेस्ट सरकमफेरेंस होता है जिसे हम बड़ा अच्छा नाम है, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन यह है कि ये मसल्स की टॉनिसिटी, मसल्स की लंबाई कितनी है, हाइट कितनी है। एक वर्ड है बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें जो है बॉडी वेट और बॉडी हाइट को जो है और उसको मल्टीप्लाई करके बताया जाता है कि इसकी जो है जो न्यूट्रिशनल पैटर्न है वो कैसा है। कोई कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में एंथ्रोपोमेट्रिक और बीएमआई के ऊपर बात करेंगे, या फिजिकल एग्जामिनेशन करके या कुछ लैब टेस्ट करके जो है हम लोग इसको कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। ये कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिशन के। अब देखें हमने पीछे बात की थी पीआरई, प्रॉब्लम रिलेटेड फैक्टर एंड एविडेंस, और पीईएस यानी प्रॉब्लम
और एविडेंस और सिम्टम्स। तो यहाँ पर वही चीज आ रही है कि प्रॉब्लम क्या है, लेस अल्टर्ड न्यूट्रिशन। अल्टर्ड का मतलब होता है तब्दील या खराब या दुरुस्त ना होना, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, यानी खराब न्यूट्रिशन होगी, बॉडी रिक्वायरमेंट से कम होगी। तो अब ये डायग्नोज बना रहे हैं, अल्टर्ड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में खराबी है, ये क्या है, प्रॉब्लम है। और रिलेटेड फैक्टर क्या है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट है, बॉडी को ज्यादा चाहिए। और एविडेंस क्या है, एविडेंस ये कि डिक्रीज ऑरल इनटेक, ये हमारे पास सबूत है। यहाँ सबूत क्या है, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट। यहाँ हमारे पास क्या है एविडेंस, डिप्रेशन है। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी आ सकती हैं जो कि हमारे उससे रिलेटेड है। अच्छा, न्यूट्रिशन अल्टर्ड मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ये वही बात है। रिलेटेड फैक्टर, रिलेटेड फैक्टर क्या है, लेक ऑफ नॉलेज। मतलब एक बंदा है, उसको खुराक की वैल्यू ही नहीं पता, खुराक की इंपोर्टेंस क्या है, तो वो हर वक्त जो है मतलब उसका फोकस है कि यार चलो कोई मसला नहीं, बर्गर खा के जो है गुजारा कर लेंगे, बर्गर खा के गुजारा। जब एक डाइट है और रिच डाइट नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली जो है आपका न्यूट्रिशन स्टेटस जो है वो अल्टर्ड हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। नर्सिंग केयर प्लान क्या किया जा सकता है, ऑब्वियसली बॉडी डाइट, अगर बॉडी कम है इनटेक, उसको जो है काउंसलिंग करनी है, टीचिंग करनी है, गाइड करना है, उसको डिफरेंट जो है कैरियर बिल्डिंग करनी है ताकि वो इनटेक को अच्छे से कर सके। प्रॉपर प्लान बनाना है, उसको फैमिली को जो है इंसिस्ट करना है कि उसको प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का अरेंज करके दें। और हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए उसके पास। पेशेंट की डाइट और डिसलाइक और लाइक के ऊपर फोकस होना चाहिए कि उसको जो पसंद है वो दे दें आप उसे। ये एक डाइटिशियन की जिम्मेदारी है कि क्लाइंट का स्टेटस चेक करना चाहिए, उसकी जो है रिक्वायरमेंट चेक करनी चाहिए, और इनटेक देखना चाहिए कितना इनटेक है। एक वर्ड है आईओ चार्टिंग। आईओ चार्टिंग का मतलब है इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग, यानी पेशेंट कितना खा रहा है और कितना जो है खाने के बाद बॉडी से एक्सक्रीट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं आईओ चार्टिंग। तो ये सारे मतलब एक डाइटिशियन के या एक नर्स के जो है स्टेप्स हैं, ये हमारे रेफरेंसेस हैं कि यहाँ से हमने जो है ये कंटेंट दिया है। थैंक यू सो मच, आपने आज के टॉपिक को गौर से सुना। आपका कोई भी सवाल हो आप चैट में सवाल कर सकते हैं, अपना कमेंट्स दे सकते हैं, या आप कोई भी टॉपिक पे जो है ब्रीफिंग लेना चाहते हैं वो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक के ऊपर जो है आपको फैसिलिटेट और एंटरटेन करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।